गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट पेरिडोंटोलॉजी ईयर 2020। क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करेंगे वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है फॉर द ईयर 2020। सेक्शन 1, सेक्शन 2। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 से। पहला क्वेश्चन है पेरिडोंटल फ्लैप। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे पेरिडोंटल फ्लैप की। पेरिडोंटल फ्लैप इज अ सेक्शन ऑफ जिंजाइवा and or mucosa surgically elevated from underlying tissue to provide visibility of and access to bone and root surface. पेरिडोंटल फ्लैप एक सेक्शन है जिंजाइवा का या म्यूकोसा का जिसको हम सर्जिकली एलिवेट करेंगे अंडरलाइंग टिश्यू से, जिससे कि हम देख सकें। इट विल प्रोवाइड विजिबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू बोन एंड रूट सरफेस, जिससे कि हमें बोन और रूट सरफेस की विजिबिलिटी प्रोवाइड हो सके और हमें एक्सेस प्रोवाइड हो सके बोन और रूट सरफेस पर। द फ्लैप ऑल्सो अलाउ द जिंजाइवा टू बी प्लेस्ड टू अ डिफरेंट लोकेशन। और हम फ्लैप सर्जरी से जिंजाइवा को इजीली डिस्प्लेस भी कर सकते हैं, जैसा कि हम डिस्प्लेस फ्लैप सर्जिकल प्रोसीजर्स में करते हैं, जैसे कि लैटरली डिस्प्लेस या कोरोनली डिस्प्लेस कर सकते हैं। Periodontal surgery is indicated to control the progression of periodontal destruction. रैशनल है, हम इसलिए करते हैं in order to control the progression of periodontal destruction, कि प्रोग्रेशन ना हो periodontal diseases का, या अटैचमेंट लॉस नहीं हो। When more conservative non-surgical treatment are not sufficient, जब जैसे कि हमने स्केलिंग और रूट प्लानिंग करी है उसके बाद भी पेशेंट को ब्लीडिंग और प्रोबिंग है या डीप पॉकेट आ रही हैं, तो हम फिर सर्जरी इंडिकेटेड होती है। पेरिडोंटल सर्जरी इन्वॉल्व टेक्निक दैट इंटेंशनली कट इनटू सॉफ्ट टिश्यू टू कंट्रोल डिजीज और चेंज द साइज एंड शेप ऑफ टिश्यू। हम इसमें इंटेंशनली कट करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को, जिससे कि हम डिजीज को कंट्रोल कर सकें। इंडिकेशन क्या क्या है फ्लैप सर्जरीज की? इर्रेगुलर बोनी कंटूर, अगर बोनी कंटूर इर्रेगुलर है जिसे कि हमें सही करना है। अगर डीप क्रेटर्स हैं, अगेन दीज आर ऑल्सो बोनी कंटूर्स। पॉकेट ऑन टीथ इन विच कंप्लीट रिमूवल ऑफ रूट इरिटेंट इज नॉट क्लिनिकली पॉसिबल। अगर पॉकेट की डेप्थ बहुत ज़्यादा डीप होती है तो स्केलिंग और रूट प्लानिंग से हम उसको कंप्लीट रिमूव नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमें फ्लैप रेज करके, जिससे कि हम विजिबली देख सकें कि रूट सरफेस पर कितने और प्लाक और कैलकुलस रह गया है, तो हमें फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फर्केशन इन्वॉल्वमेंट में जो रूट की एनाटमी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको क्लीन कर पाना स्केलिंग और रूट प्लानिंग से पॉसिबल नहीं होता, तो उन कंडीशन में भी हम फ्लैप सर्जरी करते हैं। रूट रिसेक्शन एंड हेमी-सेक्शन, अगर हमें रूट रिसेक्शन करना है या हेमी-सेक्शन करना है, उसके लिए भी हमें फ्लैप सर्जरी करनी होती है। इंट्राबोनी पॉकेट ऑन डिस्टल एरिया ऑफ लास्ट मोलर। Persistent inflammation in area with moderate to deep pocket. Contraindication: uncontrolled medical condition, poor plaque control, high caries rate, unrealistic patient expectation. तो अनकंट्रोल्ड मेडिकल कंडीशन में कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर अनकंट्रोल्ड हो उसमें नहीं करेंगे। पुअर प्लाक कंट्रोल है, पेशेंट प्लाक कंट्रोल, पेशेंट नहीं प्लाक कंट्रोल मैनेज कर पा रहा है तो भी हम नहीं करेंगे। केरीज रेट हाई है तो भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर सर्जरी some amount of gingival recession will be there. Unrealistic patient expectation और desire है तो भी हम फ्लैप सर्जरी नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन बोन एक्सपोजर आफ्टर फ्लैप रिफ्लेक्शन। क्लासिफिकेशन बोन एक्सपोजर, कि हमें बोन को एक्सपोज करना है या नहीं करना है। फुल थिकनेस फ्लैप में बोन एक्सपोज होगी, पार्शियल थिकनेस फ्लैप में बोन एक्सपोज नहीं होगी। प्लेसमेंट ऑफ फ्लैप, फ्लैप को कहाँ रखना है सर्जरी के बाद। तो अगर हमें फ्लैप
को वापस उसी जगह पे रखना है तो हम इसे नॉन डिस्प्लेस फ्लैप कहेंगे, और अगर हमें उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो हम उसको डिस्प्लेस फ्लैप कहेंगे, जैसा कि हम लैटरल डिस्प्लेस फ्लैप या कोरोनरी एडवांस फ्लैप में करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पैपिला, अगर पैपिला कट करना है तो कन्वेंशनल फ्लैप बोलेंगे, अगर पैपिला को प्रिजर्व करना है तो पैपिला प्रिजर्वेशन फ्लैप बोलेंगे। इसमें इंटरडेंटल एरिया में इंसिजन नहीं दिया जाएगा, इंसिजन या तो लिंगुअल दिया जाएगा या तो लेबियल साइड दिया जाएगा। मॉडिफाइड विडमन टेक्निक को मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है। The term modified Whitman flap was adapted to designate a flap procedure which has been modified by several persons. इसको modify नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बार बार modify हुई ये जो है flap procedure बार बार modify हुआ, और इसमें करना क्या है, ओपन करना है पहले एरिया को, जैसे कि हमने बोला इंटेंशनली ओपन करना है, और फिर एरिया में सब जिंजाइवल क्यूर अटैच करनी है जिससे कि वापस रीअटैचमेंट हो सके। और विडमन नाम इसमें इसीलिए रखा गया क्योंकि विडमन ने ही इंटरनल बेवल इंसिजन पहली बार इंट्रोड्यूस किया था सर्जरी में, तो इसीलिए इसका नाम मॉडिफाइड, क्योंकि बार बार मॉडिफाई हुआ ये प्रोसीजर। विडमन क्योंकि विडमन ने इंटरनल बेवल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए इसका नाम मॉडिफाइड विडमन फ्लैप रखा गया। और इसमें हम ओपन फ्लैप को ओपन करेंगे, रेज करेंगे, फिर सब जिंजाइवल क्यूर अटैच करेंगे जिससे कि रीअटैचमेंट हो सके। हिस्ट्री ओरिजिनल विडमन फ्लैप वाज गिवन बाय लियोनार्ड विडमन, और उसके बाद इसको रैमफोर्ड और निजल ने मॉडिफाइड विडमन नाम दे दिया था। इंडिकेशन ऑफ मॉडिफाइड विडमन, इफेक्टिव इन पॉकेट डेप्थ ऑफ 5 to 6 mm, डीप पॉकेट में करते हैं इसको। व्हेन मिनिमम जिंजाइवल रिसेशन इज डिजायर्ड, जब हम चाहते हैं कम से कम जिंजाइवल रिसेशन हो एंटीरियर एरियाज में, तो हम मॉडिफाइड विडमन करते हैं। इंफ्राबोनी पॉकेट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर बहुत थिन और नैरो अटैच जिंजाइवा है तो हम ये नहीं करते। प्रोसीजर, सबसे पहले हम इनिशियली इंटरनल बेवल इंसिजन देंगे एल्वेलर क्रेस्ट से 0.5 to 2 mm अवे फ्रॉम द जिंजाइवल मार्जिन। स्कैलोपिंग फॉलोज द जिंजाइवल मार्जिन, और हम जो स्कैलोपिंग है उसको फॉलो करेंगे जो जिंजाइवल मार्जिन पर है। वर्टिकल रिलीविंग इंसिजन इसमें बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, जो इसकी खास बात है। जिंजाइवा इज रिफ्लेक्टेड विद पेरियोस्टल एलिवेटर, फिर जिंजाइवा को पेरियोस्टल एलिवेटर से रिफ्लेक्ट किया जाएगा। दूसरा, पहला इंसिजन हमने दिया था इंटरनल बेवल इंसिजन, दूसरा है क्रेविकुलर इंसिजन विच इज मेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉकेट। जो सेकंड इंसिजन है हम अभी डायग्राम में देखेंगे, वो क्रेविकुलर इंसिजन है जो कि हम बॉटम ऑफ द पॉकेट में देंगे। आफ्टर द फ्लैप इज रिफ्लेक्टेड, जब फ्लैप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थर्ड इंसिजन हम जो देंगे वो इंटरडेंटल स्पेस में देंगे जिससे कि हम सारे ग्रैनुलेशन टिश्यूज को रिमूव कर सकें। और हम ये इंसिजन देने के लिए ऑर्बन नाइफ भी यूज कर सकते हैं, बीपी ब्लेड भी यूज कर सकते हैं। टिश्यू टैग एंड ग्रैनुलेशन टिश्यूज को हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूरेट, एंड स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग इज डन। अडेप्ट करेंगे, उसके बाद फेशियल और लिंगुअल इंटरप्रॉक्सिमल टिश्यूज को टूथ सरफेस पे और इंटरप्टेड डायरेक्ट सूचर लास्ट में लिए जाएंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें कुछ डायग्राम हमेशा ड्रॉ करने चाहिए पेपर में, तो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले डायग्राम में जो हम देख सकते हैं, हमने इंटरनल बेवल इंसिजन लिया है 0.5 to 2 mm अवे फ्रॉम द जिंजाइवल मार्जिन। ये देखिए जिंजाइवल मार्जिन है 0.5 to 2 mm। इंटरनल बेवल यानी जो बेवल है ब्लेड का वो बोन की तरफ उसका फेस होगा, इसीलिए उसको इंटरनल बेवल बोला है। ब्लेड ऐसे रखा जाएगा। सेकेंड इंसिजन है क्रेविकुलर इंसिजन, ये देखिए ऐसे ब्लेड यहाँ से यहाँ जाएगा। थर्ड इंसिजन है इंटरडेंटल, यहाँ से ऐसे इसको रिमूव किया जाएगा, ये इस वेज टिश्यू को जिसमें सारे ग्रैनुलेशन टिश्यूज हैं, सारा जो इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट सब जो उसमें है उसको रिमूव किया जाएगा। एडवांटेज, मैक्सिमम कंजर्वेशन ऑफ पेरिडोंटल टिश्यू, इससे मैक्सिमम कंजर्वेशन होगा पेरिडोंटल टिश्यू का।
एस्थेटिक डिज़ायरेबिलिटी, एस्थेटिक भी रहेगा, जैसे कि हमने कहा मिनिमम ये एंटीरियर एरिया में किया जाता है। फैसिलिटेशन ऑफ ओरल हाइजीन, लेस रूट एक्सपोजर with less sensitivity, less mechanical trauma than close curettage, less discomfort to the patient since healing occurred by primary intention, क्योंकि हमने फ्लैप वापस सूचर कर दिया है उसकी उसी जगह पर जहाँ से हमने फ्लैप को रेज किया था, और वो ग्रैनुलेशन टिश्यूज जो थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। तो फ्लैप को वापस से हमने उसको सूचर कर दिया है, तो इसलिए पेशेंट को ये इसमें बहुत बेयर मिनिमम बहुत ही कम डिस्कम्फर्ट होता है। It was possible to re-establish a proper contour of alveolar bone inside with angular bony defect. Disadvantage: limited access can be obtained to deep or irregular pocket and limited vision, क्योंकि हमने इसमें वर्टिकल इंसिजन नहीं दिए हैं, इसीलिए हमने इसको इसमें लिमिटेड विजन होती है। Lack of very thin and narrow attached gingiva can render the technique difficult. अगर बहुत कम attached gingiva है या बहुत thin है तो भी ये टेक्निक बहुत डिफ़िकल्ट होती है, या हमें कोई ऑस्शियस सर्जिकल प्रोसीजर करने हैं जिसमें हमें ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए तो हमें फिर उसमें वर्टिकल रिलीविंग इंसिजन देने पड़ते हैं, तो उसमें भी ये प्रोसीजर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। थैंक यू।